हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है रिश्तों की बुनियाद। केशवी यथा नाम तथा रूप, कमर तक लहराते बाल, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, छरहरी काया और आवाज़ तो मानो वीणा झनकृत होती हो। मंदिम स्वर कुछ सांचे तो कुदरत तराश कर ही बनाती है। मे आई कम इन सर? धीमा सा डरा सा स्वर सहसा कक्षा में गूंजा। यस कम इन। लेकिन तुम लेट कैसे हो गई, और तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं। सर की आवाज़ के साथ सारी कक्षा का ध्यान उस मनमोहक चेहरे पर था। वो सर, मेरा न्यू एडमिशन है और मुझे सही समय का पता नहीं था, इसीलिए आने में देरी हो गई। केशवी का कंपित स्वर सुनकर बच्चों की दबी हंसी मानो गुंजित हो रही हो। बैठ जाओ, आगे से समय का ध्यान रखना, सर ने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा और उपस्थिति लेने में मशगूल हो गए। बच्चों को तो मानो कौतूहल का विषय मिल गया हो, मानो उसका एक्सरे ही निकाल रहे हों। उपस्थिति के बाद जब सर ने पढ़ाना शुरू किया तो भला आज कहाँ किसी को कुछ समझ आने वाला था। एक नया अध्याय जो क्लास में आ गया था, जब तक उसकी तहकीकात नहीं हो जाती कहाँ चैन आने वाला था। किशोर मन बड़ा जिज्ञासु होता है, अधूरा ज्ञान अधूरा मन, जिसमें संभावनाओं की अनंत डगर। ऐसा लग रहा था जैसे आज पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा। शायद चपरासी घंटी बजाना ही भूल गया। जैसे ही घंटी बजे और केशवी का नाम तो पूछ ही लें। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं और सर ने प्रस्थान किया। इससे पहले कि दूसरे सर का आगमन हो, कुछ तहकीकात तो कर ही लेते हैं। कुछ किशोर चंचलाएं फुर्ती से उठकर उसके पास पहुंचीं और पता होने के बाद भी उसका नाम पूछने लगीं। कहाँ से आई हो तुम? एक लड़की ने पूछा। मैं गुना से आई हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है। मानो केशवी की पुलिस पूछताछ हो रही हो। कल समय से आना, स्कूल का समय 7 बजे का है। कुछ और हिदायतें भी सुनाई दे रही थी। इतने में कक्षा में नए सर का आगमन हो गया और किशोर मन का कौतूहल शांत नहीं हो पाया। ऐसे ही पीरियड पूरी हो गई और कुछ ज़्यादा जिज्ञासु बच्चों की कुछ जिज्ञासा भी शांत हो गई। धीरे धीरे दिन निकलने लगे और केशवी भी क्लास के रंग में ढल गई। एक दिन अचानक केशवी मेरी सीट पर बैठ गई और धीरे से उसने मेरा नाम पूछा। चूंकि मुझे पता था कि सब उससे नाम ही पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, क्या मैं तुम्हें केशु पुकार सकती हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे घर में केशु ही बुलाते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने उससे पूछा। मेरी मम्मी, पापा, 2 बहनें और एक भाई है। उसकी मधुर आवाज़ मानो कोयल कुहुक रही हो, लेकिन स्वर इतना धीमा कि अपने कानों पर भी संदेह होने लगे। खैर, बातचीत आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बैंक में हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, केशु ने कहा। पता है, इस क्लास में मुझे तुम सबसे अच्छी लगी हो। मैं तुम्हें ही देखती रहती हूँ और तुमसे दोस्ती करने की कब से इच्छुक हूँ। उसके धीमे स्वर से मुझे अपनी तारीफ के शब्द बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। पता नहीं प्रशंसा हम सबकी जन्मजात क्यों कमज़ोरी होती है। प्रशंसा से हमारी इंद्रियां भी सचेत हो जाती हैं। अच्छा, मैंने गर्वित मुस्कान के साथ कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम भी बहुत प्यारी हो। बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुम्हें कोई परेशानी आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा। अब नित्य का ये क्रम बन गया और हम दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। दोस्ती का आलिंगन भी तभी होता है जब कुछ समानताएं होती हैं, और धीरे धीरे हम दोनों कब एक दूसरे से सारी बातें करने लगे पता ही नहीं चला। करियर, फिर विवाह और जाने कितने भविष्य के कैनवस जिन पर मन मुताबिक रंग भरने लगे। ऐसे ही बातों में मैंने उससे कहा, तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज? ना बाबा, ये मेरे बस का रोग नहीं। मैं तो अपने पापा के राजकुमार के साथ ही खुश हूँ, केशु ने कहा। सही कह रही है, तेरी हिम्मत तो नाम बताने की भी नहीं, लव भी कैसे करेगी। हाँ, बाल के केश और चेहरा ज़रूर किसी को दीवाना बना सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारी आवाज़ सुनेगा ना तो उसे संदेह ही हो जाएगा, लड़की बोलती भी है या नहीं। मैंने उसकी चुटकी लेते हुए कहा।
हट पगली, लव वव मैं नहीं करने वाली, केशु ने कहा। एक संकोची स्वभाव की, सौंदर्य से भरपूर किशोरी है जिसके पापा का हाल ही में स्थानांतरण हुआ है। उसकी नए विद्यालय में एक सखी बनती है जिससे वो अपना सब कुछ साझा करती है। अब आगे मार्च का महीना है। पूरे सहपाठी जोश से पढ़ाई में लगे हुए हैं। पढ़ाई में सामान्य केशु भी अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है। चूंकि 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम है, इसलिए अथक प्रयास है कि अच्छे अंक अर्जित किए जाएं। मैं और केशु भी अक्सर साथ पढ़ाई करते थे, साथ में ही भावी योजनाएं भी बनाते थे। बोर्ड की परीक्षा में हम दोनों ने अच्छे ही अंक अर्जित किए और भविष्य की ऊंची उड़ानों के साथ महाविद्यालय में दाखिला लिया। महाविद्यालय शैक्षणिक जीवन का दूसरा व अंतिम पड़ाव, जहां भविष्य की उड़ान के साथ साथ आंखों में रंगीन सपने भी तैरते हैं। सबकी एक अंतरंग ख्वाहिश कि काश कोई सपनों का सौदागर मिल जाए। प्यार एक एहसास जिसको सब महसूस तो करना ही चाहते हैं। प्यार की कशिश ही ऐसी होती है। ये बात अलग है कि प्यार हर किसी के हिस्से में नहीं होता। कॉलेज में हम गर्ल्स का ग्रुप अक्सर हंसी ठिठोली करता था। उसमें केशु जो हंसने में माहिर थी, और उसकी उस निश्चल हंसी पर कब समीर फिदा हो गया पता ही नहीं चला। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। लैब में एक दिन समीर ने केशु से मिलने को कहा। केशु में मानो काटो तो खून नहीं। बिना जवाब दिए ही केशु का चेहरा गुलाबी हो गया। उसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। मूक मिलन का सिलसिला कक्षा में चलता रहा और हम द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर गए। एक दिन मैं और केशु कॉलेज जा रहे थे तो समीर रास्ते में दिखा। मैंने केशु की चुटकी लेते हुए कहा कि तुम दोनों की लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची, गाने बाने हुए कि नहीं। उसने कहा कौन सी लव स्टोरी, कोई प्यार नहीं है मेरा तो। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम ना कहो तो क्या है, तुम्हारा गुलाबी चेहरा सब कह रहा है। सच सच बताओ, तुम्हें भी पसंद है ना समीर। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बुरा भी नहीं, लेकिन मैं प्यार के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। मेरे लिए तो मेरे पापा ही राजकुमार ढूंढेंगे। धीरे धीरे समीर का आकर्षण बढ़ता जा रहा था और केशु का संकोची स्वभाव दोनों के मिलन में बाध्य बन रहा था। एक दिन समीर ने मुझे एक कागज़ केशु को देने को कहा। जानते हुए भी मेरा किशोर मन कहाँ उसे पड़े बिना रह सकता था। फिर मैंने वो केशु को दे दिया। मैंने केशु से कहा अब तो हाँ कर दे। वो शर्माते हुए बोली नहीं, मुझे नहीं मिलना। मगर उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि वो भी समीर को पसंद करने लगी है। प्यार पाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें आगे बढ़ना साहस का ही काम है। पहली बात तो प्यार के खरेपन को पहचानना, फिर ज़माने से रूबरू होना। केशु जैसी अनेक लड़कियों की चाहतें पलकों में ही दफन हो जाती हैं, उन्हें लफ्ज़ ही नहीं मिल पाते। समीर पढ़ने में तेज था, साथ ही अच्छे घर का लड़का भी था। केशु की सौम्यता उसको भा गई थी। चूंकि केशु शर्मीले स्वभाव की थी, इसीलिए समीर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो पढ़ाई में भी केशु की सहायता करता था और दोनों में थोड़ी नज़दीकी हो गई। एक दिन समीर ने केशु से कह ही दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जीवन भर इस रिश्ते को कायम रखना चाहता हूँ। केशु जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। रात भर इस कश्मकश में रही कि समीर को क्या जवाब दे। दिल तो हाँ कहना चाहता था, लेकिन संस्कार विवश कर रहे थे कि घर में कैसे बताएगी। कहते हैं कुछ फैसले अपने आप हो जाते हैं। हम अपने आप को उलझाए रखते हैं और उनका हल स्वतः ही निकल आता है। ऐसा ही हुआ। प्यार के रंग में रंगी केशु सुबह उठी तो पापा के स्थानांतरण ने मानो सारे प्रश्न पत्र ही हल कर दिए हों। जिंदगी हमारे सामने प्रश्न पत्र तो रखती ही है। कुछ प्रश्न अनिवार्य भी होते हैं, लेकिन उनके हल भी स्वतः उत्तरित होते हैं। लेकिन जब फैसला लेना होता है तो हम अपनी पूरी योग्यता लगा देते हैं। ऐसे ही सुनहरी सपनों और संस्कारों के बीच पलती केशवी को अपने झंझावात से मुक्ति मिल गई और इश्क का सूफियाना रंग एक पल में फीका पड़ गया। परिवर्तन संसार का नियम है। इस परिवर्तनशील संसार में स्थायित्व बनाना हमारी नियति। केशु के पापा के स्थानांतरण के साथ केशु की भी नई जिंदगी शुरू हो गई। ग्वालियर शहर में नया महाविद्यालय, नए लोग, नए चेहरों में केशु की निगाहें
अक्सर समीर को ढूंढती रहती थी। केशु के पापा ने केशु की बहन का विवाह निर्धारित कर दिया। विवाह की तैयारियों में पूरा परिवार जुट गया। केशु भी अपने जीजू से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थी। समीर अपने करियर को लेकर गंभीर हो गया था। वो कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। विवाह की खरीदारी में व्यस्त केशु को एक दिन समीर जैसा चेहरा दिखाई दिया। उसके कदम ठिठक गए और वो उसके नज़दीक आने का प्रयास करने लगी। अचानक उसके मुंह से निकल गया, समीर तुम? हाँ केशु, तुम कैसी हो? समीर की आवाज़ सुनकर केशु मानो उसे रिकॉर्ड करना चाहती हो। मगर तुम कैसे हो? बस वो इतना ही पूछ पाई। तभी उसके पापा उसे बुलाने आ गए। रात भर केशु की आंखों में समीर का चेहरा घूमता रहा। मन को रक्स के लिए आज़ाद छोड़ते हुए केशु बहन के विवाह की तैयारियों में जुट गई। विवाह होते ही बहन अपने ससुराल में रम गई और नवविवाह की अटखेलियों का लुत्फ केशु अपनी बहन से बड़े चाव से सुनती और मन ही मन अपने भावी राजकुमार को भी देखती। समय तो ठहरता ही नहीं, अपनी गति से चलता है और धीरे धीरे केशु को अपने विवाह के चर्चे भी घर में सुनाई देने लगे। पता नहीं क्यों विवाह का स्वप्न आंखों में चमक ला ही देता है। जीवन का एक रंगीन ख्वाब जो बिना तालीम के ही महसूस होने लगता है। ऐसे ही राजकुमार के सपने देखती केशु ने अपने पिता को उसकी माँ से बात करते हुए सुना था। एक पल को केशु की आंखों में समीर का भी चेहरा सामने आ रहा था, लेकिन सारी चाहतें कहाँ पूरी होती हैं, ये सोचते हुए केशु अपने पापा की बातों को ध्यान से सुन रही थी। पास ही के शहर झांसी के रहने वाला परिवार था। 2 भाई और एक बहन है। लंबी चौड़ी जमीन जायदाद है। नौकरी की तो उनको ज़रूरत ही नहीं। हमारी केशु राज करेगी। लड़का देखने में भी अच्छा है, पढ़ा लिखा भी अच्छा है, पापा को कहते सुना केशु ने। रईस लोग हैं, इसीलिए हमें थोड़ा पैसा अच्छा लगाना पड़ेगा, पर हमारी केशु अच्छे घर में चली जाएगी। केशु के पापा फिर पैसों का जुगाड़ बताने लगे। केशु की माँ भी अपनी बेटी को रानी बनते देखने लगी और धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। सोमवार को केशु को देखने आ रहे हैं। एक दिन केशु को पापा की आवाज़ सुनाई दी। कंपित हृदय से केशु अपने भावी राजकुमार की डील डॉल सोचने लगी और अपने आप को तैयार भी करने लगी। मेरा और केशु का संबंध सिर्फ खतों का रह गया था, तो कभी कभी हम दोनों एक दूसरे की कुशलता पूछ लिया करते थे। धीरे धीरे सोमवार आ गया और सुबह से ही केशु को दिखाने की तैयारियां जोरों पर थी। घर का कोना कोना करीने से व्यवस्थित था। रसोई से अनेक व्यंजनों की महक आ रही थी। घंटी बजी और प्रतीक्षित मेहमान आ गए। पूरा घर उनकी खिदमत में लग गया। फिर केशु को भी बुलाया गया। सहमी सी केशु सबके सामने आकर बैठ गई। औपचारिक प्रश्नों के बाद केशु और भावी राजकुमार को साथ समय बिताने को कहा। कंपित हृदय से केशु ने जब लड़के से बात की तो केशु को उसकी बातों में प्यार की महक न आकर दंभ की बू आ रही थी। लेकिन वो एक छोटी सी मुलाकात से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। मेहमानों के जाने के बाद सब ने एक दूसरे की राय जाननी चाहिए और सबसे अहम केशु की राय, जिसमें केशु कश्मकश में थी। पापा ने देखा है तो अच्छा ही होगा और मैं कहाँ किसी को समझ पाती हूँ। ख्यालों में डूबी केशु के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। एक ख्याल आ रहा था, दौलत अपनी जगह है और जीवन साथी अपनी जगह। हाँ के लिए अपने आप को तैयार तो कर रही थी, लेकिन पूर्णतया हाँ भी नहीं कर पा रही थी। अनकही चाहत की कशिश लिए केशु ने अपने मन को समझाया कि जिंदगी लंबी है, क्या पता फिर मुलाकात हो जाए। कॉलेज में हॉट न्यूज़ बना केशु का स्थानांतरण समीर के कानों तक भी पहुंच गया और अपनी बेबसी का इजहार न कर सका। देखते ही देखते केशु के जाने का समय नज़दीक आ गया और उसके लिए हम सब ने एक विदाई पार्टी भी दी, जिसमें समीर भी आया। मानो उसके तो चेहरे का नूर ही चला गया हो। भारी मन से सब ने फ़ोटो लिए, गिफ्ट भी दिए और केशु को विदाई भी। समीर ने बस इतना कहा, जहाँ भी रहो खुश रहो, याद करती रहना। छलकती आंखों से समीर ने केशु को विदा किया। एक हाँ से जीवन का फैसला बहुत मुश्किल ही होता है। इसीलिए तो कहा जाता है,
विवाह तो लॉटरी है। ऐसी ही जद्दोजहद में उलझ केशु का मन एक तरफ तो भविष्य की उड़ान बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर लड़के के व्यवहार से थोड़ा आशंकित भी था। लेकिन कुछ फैसले हमारे नहीं होते, हम तो निमित्त मात्र होते हैं और पूरी इबारत लिखी होती है। केशु ने पापा के चुनाव को निसंदेह देखते हुए विवाह के लिए हाँ कर दी। दबा सा एक मलाल जब तब समीर के लिए आंखों में तैर जाता था। लेकिन हम मध्यम वर्गीय लोगों के ख्वाब कहाँ मुकम्मल होते हैं, ये सोचते हुए केशु भविष्य के रंगीन सपनों में खो गई। समीर ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था। ग्रेजुएशन के बाद उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में अपनी जान लगा दी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने उच्च पद हासिल कर लिया। लंबे अरसे के बाद केशु का खत आया, मानो उसको उसका राजकुमार मिल गया हो। उसने लिखा, देख, मैं अपने पापा के ढूंढे राजकुमार के साथ ही विवाह करने जा रही हूँ। और साथ ही उसने विवाह के लिए आमंत्रण पत्र भी भेजा था। रंगीन भावी योजनाओं के बीच केशु को अपने मंगेतर का व्यवहार कभी कभी व्यथित कर देता था, लेकिन वो सोचती, मैं अपने प्यार से सब सही कर दूंगी। बेशक प्यार में बहुत ताकत होती है, वो इंसान को बदल भी देता है, मगर प्रेम का बीज होता है जब जिस हृदय की मिट्टी गीली होगी, प्रेम का अंकुर वहीं स्फुटित होगा। कुछ हृदय बंजर ही होते हैं, वहाँ प्रेम की आशा ही निरर्थक है। धीरे धीरे विवाह की तिथि भी नज़दीक आती जा रही थी और केशु और उसका परिवार अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला रहा था। बिटिया के सुनहरे भविष्य के लिए केशु के पापा ने लोन भी लिया कि बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ा है तो विवाह उनके अनुरूप ही होना चाहिए। अपनी प्रिय सखी के विवाह आमंत्रण को मैं भी नहीं ठुकरा पाई और बिना बताए ही ग्वालियर पहुंच गई। केशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी तुम ज़रूर आओगी। धीरे धीरे अपनी ससुराल के ऐशो आराम का भी बखान करने लगी। हम भारतीय नारी होती ही ऐसी हैं, उन्हें मायके में ससुराल के गुणगान और ससुराल में मायके के गुणगान करना अच्छा लगता है। मेहंदी की रस्म हुई जिसमें केशु के हाथों पर उसके भावी पति का नाम सुनील भी लिखा गया। सुर्ख रंग मेहंदी का देखकर मैंने केशु से कहा कि जीजू तो बहुत प्यार करेंगे तुम्हें, तुम्हारी मेहंदी का रंग बता रहा है। करेंगे क्यों नहीं, हमारी सखी है ही इतनी प्यारी। और विवाह की खुशियां गूंजने लगी। शादी बहुत भव्य स्तर की लग रही थी और उतनी ही खूबसूरत दुल्हन। अच्छा खाना पीना, सब कुछ उच्च स्तरीय, और 7 फेरों के बंधन में बंध गई केशु। डोली में बैठ केशु अपने माँ बाप से विदा होते हुए बहुत रोई और अपने भाई को तो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। नई गाड़ी में साजन के साथ हम सबको छोड़कर विदा हो गई केशु। बहुत पैसे वाले लोग हैं, केशु राज करेगी। रिश्तेदारों का विश्लेषण शुरू हो गया। मैंने भी अपनी सखी के जाने के बाद विदा होना उचित समझा। आलीशान बंगला और सुंदर सजावट मानो खूबसूरती माहौल के कण कण में व्याप्त हो। दैहिक सौंदर्य बेशक नैसर्गिक होता है और समय से वो धूमिल भी होता है, लेकिन विवाह के समय तो सौंदर्य न केवल एक पैमाना होता है, वो खूबसूरत दूल्हा या दुल्हन एक आकर्षण का केंद्र तो होते ही हैं। ऐसी ही खूबसूरत वधू सबकी नज़रों का केंद्र बनी हुई थी। रस्मों रिवाज के बाद अंततः वो घड़ी भी आ गई जब स्त्री अपना संपूर्ण अस्तित्व एक अजनबी को सौंप देती है। जिस अस्मत की हिफाजत वो सालों से करती है, विवाह उसी समर्पण की स्वीकृति है। शर्म से लाल केशु और उसके लंबे केश मानो उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे हों। और फिर दोनों के मिलन की बेला थकी हुई केशु प्यार की प्रतीक्षा में शर्म से छुई मुई हो रही थी। सुहाग सेज पर बैठी केशु, मध्यम रोशनी, कमरे की भव्य सजावट, मानो वातावरण में असीम सुकून घुला हो। बैठे बैठे यूं ही इस सुकून में मन को रक्स के लिए आज़ाद छोड़ते हुए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। समीर तुम? हाँ मैं केशु। समीर की आवाज़ से केशु चौंक गई। जिसको वो शिद्दत से चाहो वो मिल ही जाता है। कहते हुए समीर ने केशु को बाहों में भर लिया। छुई मुई सी केशु मानो पिघल ही जाएगी। समीर ने केशु के बालों को सहलाते हुए प्यार की निशानी गुलाब उसके सुंदर बालों में लगा दिए।
दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। अपने अस्तित्व का समर्पण आसान नहीं होता और समर्पण के बिना स्त्री की पूर्णता भी नहीं होती। जैसे नदियाँ सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष के समागम में ही पूर्ण होती है। पुरुष जो प्रकृति से ही बलिष्ठ है और स्त्री प्रकृति से कोमल, तो वो एक सशक्त बाहुबल चाहती है जिसको वो अपना वजूद सौंप सके। ऐसे ही बाहुबल की चाहत में केशवी की तंद्रा टूटी और वो तन और मन दोनों से तरबतर हो गई। मैं ये क्या सोच रही हूँ? मुझे समीर के बारे में ख्याल में भी नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो सुनील को अपने आप को समर्पित करना है। और अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात्रि के 3 बज चुके थे। सुनील अब तक नहीं आए। आशंकाओं से घिरा उसका मन अचानक आहट सुनता है तो अपने आप को संभालती केशु जैसे धड़कनों को भी सुना देगी। रात के अंधेरे में ही मन की तहें खुलती हैं। कायनात के रोशन उजाले तो दिमाग को रोशन करते हैं। रात्रि यूं तो स्याह होती है, लेकिन जीवन पलवन इस स्याह रात्रि में ही होता है। मन मिले या ना मिले, तन के मिलन की यही बेला है। ऐसी बेला की आस में बैठी केशु को जब सुनील की गंध महसूस हुई तो भयभीत केशु मानो चीख पड़ेगी। सुनील ने शराब पी रखी थी और उसने केशु के मन को पढ़ना उचित नहीं समझा और सिर्फ तन को अनावरत कर वो केशु का पति बन गया। बेसुध केशु की कब नींद लग गई उसे होश ही नहीं रहा। बदहवास केशु सुबह उठी तो अपने आप को व्यवस्थित करने लगी। अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि ससुराल में पहला दिन और इतनी लेट। नींद को भी आज ही लगना था, सोच रही थी और जल्दबाजी में उसके हाथ से पानी का ग्लास फैल गया। बेसुध पड़े सुनील को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन डरी सहमी केशु ने पहले पानी समेटा, फिर कमरे से बाहर जाने लगी। इतने में एक फ्लावर पॉट गिर गया और तेज आवाज हुई। सकपकाई केशु ने पॉट को सही किया और सुनील की ओर देखा, लेकिन सुनील तो गहरी नींद में था। केशु ने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। केशु अपनी साड़ी और बाल संवार रही थी। इतने में दरवाजे की ठक ठक ने केशु की सांसों को और तेज कर दिया। सोच रही थी, सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नवविवाहिता का ससुराल वालों से सामंजस्य वैवाहिक जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी होता है और ऐसे में यदि शुरुआत ही सही नहीं हो तो स्थिति मुश्किल हो जाती है। संस्कारी केशु रिश्तों को दिलों से बांधना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उससे गलती हो रही थी। उसने जल्दी से अपना आंचल संभाला और केश बांधते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सोच रही थी, काश सुनील उसे आकर बाहों में भर ले और वो उसके आगोश में खो जाए। लेकिन सारी चाहतें कहाँ पूरी होती हैं। और बढ़ती सांस और बढ़ते कदम से केशु ने दरवाज़ा खोला। नवविवाहिता केशवी देर से सोने के कारण सुबह उठने में भी लेट हो गई। ससुराल में पहला दिन और देर से उठना उसको अपने आप में लज्जित कर रहा था। उसके कमरे का दरवाज़ा बजा तो वो बौखलाई सी बाहर आई। बाहर ननद सीमा को खड़े देखकर कुछ बोलती उसके पहले ही सीमा का व्यंग्यात्मक स्वर सुनाई दिया। भाभी, सुबह हो गई है, क्या भैया ने रात भर सोने नहीं दिया जो अब तक नहीं उठी? नहीं नहीं, वो मुझे। लज्जा से गठरी बनी केशु संयत कंठ से मृदुता से बोली। फिर उसने नई ससुराल में चुप रहना ही उचित समझा। कमरे से आगे आई तो सासू माँ ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, हम लोग जल्दी उठते हैं। जी मम्मी जी, केशु ने कंपित स्वर में कहा। अरे, बहू का आज पहला ही दिन है, उसे चाय तो पिला देते। ससुर जी ने स्नेह सिंचित स्वर में केशु की धड़कनों को कुछ राहत दी। कहते हैं स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। पता नहीं क्यों वो उन कसौटियों पर अपनी बहू को भी परखना चाहती है जो उसने स्वयं पास की होती हैं। केशु ने अपने आप को संयत करते हुए घर के लोग व कुछ मेहमानों से बातचीत की। वो बार बार अपने कमरे के द्वार की ओर देख रही थी कि सुनील उठकर आ जाएं। करीब 12 बजे सुनील उठकर कमरे से बाहर आया। आते ही उसे चाय दी गई। माँ ने बड़े प्यार से बेटे को नाश्ता कराया। नवविवाहिता केशु कनखियों से अपने पति को देख रही थी, एक आस मन में कि सुनील उसके पास आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम नम हृदय में ही अंकुरित होता है।
रिश्तों की बुनियाद हमेशा प्रेम ही होती है, चाहे वो कैसा ही पाषाण हृदय हो। जब प्रेम का अंकुरण हृदय में स्फुटित होता है तो जीवन को नए आयाम देता है। ऐसी नववधु प्रेम की आस लिए अपने घर वालों और पति के प्रेम से सिंचित हो जाना चाहती है। मेहमानों के आवागमन में दिन बीता और हर किसी ने केशु के रूप सौंदर्य की प्रशंसा की। सभी ने नव दंपत्ति को भर भर के आशीर्वाद दिए। ऐसे ही पहर बीतते गए और रात्रि भोजन का समय आ गया। केशु रात्रि भोजन के समय सुनील को तलाश रही थी, लेकिन वो नजर नहीं आया। नवविवाहिता केशु अपने पति के इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर बैठी थी। जैसे ही सुनील के आने की आहट हुई, वो चौकस हो गई। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं और सुनील उसके शयन कक्ष में आया। वो अपना तन और मन दोनों समर्पित करना चाहती थी। सुनील के मन को भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच के विपरीत सुनील उससे औपचारिक बात करके उसका पति बन जाता है। मानो केशवी के सारे सपनों पर पानी फिर गया हो। केशु जीवन साथी के रूप में ऐसा साथी चाहती थी जो कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुने। रात्रि के अंधकार में दोनों के मन की परतें खुलें, लेकिन सारी चाहतें कहाँ मुकम्मल होती हैं। केशु उच्च घराने की वधू तो बन गई थी, लेकिन उसके ख्वाबों का शहजादा शायद नहीं मिला था। प्रातः जल्दी स्नान करके वो कमरे से बाहर आ गई थी। वो कल की गलती को दोहराना नहीं चाहती थी। करीब सभी मेहमान घर से विदा हो गए थे। उसकी ननद को उसका सामान जमवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ननद ने जब भाभी की साड़ी देखी तो मुंह बनाकर बोली, भाभी, इतने लाइट शेड हम नहीं पहनते, आगे से शौक रंग खरीदना। केशु मानो अपने आप को दोष दे रही हो। फिर उसने सासू माँ को उसकी माँ के यहाँ से आई साड़ी दी तो सास का मुंह देखकर केशु तो पानी पानी हो गई। अपनी माँ को कहना, ऐसी साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ। केशु ने वो साड़ी तुरंत अपने सामान में रख ली। विवाह एक स्त्री के जीवन की नई शुरुआत होता है। यदि दोनों पक्षों का मेल ना हो तो विवाहिता के लिए एक चुनौती हो जाती है। ऐसे में यदि पति का प्यार मिल जाए तो वो एक बूटी का काम करता है। लेकिन इस प्यार से महरूम केशु का दम घुटने लगा था और वो जल्द से जल्द अपने मायके जाना चाहती थी। अगले दिन उसका भाई और उसके मामा बुआ के लड़के उसे लेने आ गए। केशु का मन मानो उड़ान भर रहा हो और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। आलिशान घर में अपनी बहन को देखकर उसके भाई भी खूब खुश नजर आ रहे थे। केशु के मायके जाने का समय भी आ गया और वो सुनील को देख रही थी। फिर सुनील नजर आया और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सुनील को देखा और फिर चल दी अपने भाइयों के साथ। मायके जाकर केशु अपनी माँ के गले मिली और उसकी बेतहाशा रुलाई फूट पड़ी। अरे पगली, आज के समय में कोई ऐसे रोता है क्या? उसके पापा ने उसके सिर पर स्नेह सिंचित हाथ फेरा। माँ की अनुभवी आंखें कुछ भांप गई थी। भाई ने दीदी के आलीशान बंगले की तारीफ करते हुए कुछ माहौल को हल्का करने की कोशिश की। सांझ पड़े केशु की सखियां उससे मिलने आईं और उससे मस्करी करते हुए उसके और जीजाजी के मध्य हुई बातचीत पूछने लगीं। लेकिन केशु और सुनील के बीच तो गिने चुने ही संवाद हुए थे, इसीलिए केशु ने बात को टाल दिया। केशु की बहन ने भी केशु से पूछा, कैसी लगी हमारी बहना को ससुराल और पतिदेव? केशु ने कहा, सब अच्छा है। मगर केशु का उदास चेहरा किसी से भी छिपा नहीं था। दामाद जी कल लेने आ रहे हैं, केशु के पापा ने केशु की मम्मी से कहा और केशु की विदाई की तैयारी के साथ ही दामाद जी के स्वागत की तैयारी भी जोरों से घर में होने लगी। केशु का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। माँ की अनुभवी आंखें समझ गई थी कि दामाद जी के आने का समाचार सुनकर केशु के चेहरे की तो रौनक बढ़नी चाहिए, लेकिन केशु का चेहरा उदास क्यों है? उन्होंने बेटी को कलेजे से लगाकर पूछा, बिटिया सब ठीक तो है? केशु की रुलाई फूट पड़ी। हाँ माँ, सब ठीक है। बेटी, थोड़ी बहुत 19-20 तो हर घर में होती है। तुझे ही दोनों कुलों की लाज रखनी है। ससुराल और मायके दोनों का सेतु तू है। माँ ने हिदायत भरे स्वर में कहा। सुनील आ गया और उसका ससुराल में भव्य स्वागत किया गया।
महंगे तोहफों के साथ केशु और सुनील को विदा किया गया। केशवी मायके से विदा होकर ससुराल में आ गई। सुनील का अजीब व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। ससुराल में आकर सासू माँ भी उसके मायके से आए हुए सामान में मीन मेख निकालने लगी तो केशु और सहमी सी हो जाती है। ससुर जी का स्नेह सिंचित हाथ मानो रेगिस्तान में पानी की बूंद सा प्रतीत होता। ननद भी केशु की हम उम्र होकर भी एक दूरी ही बनाए रखती थी। रात्रि के नीरव पहर में केशु निशिकर की ज्योत्सना में सुनील से घंटों बतियाना चाहती थी, लेकिन सुनील का देर रात तक आना और कम बात करना केशु को बेचैन कर देता था। विवाह तो सौंदर्य को निखार देता है, लेकिन केशु दिन ब दिन सूखती जा रही थी। एक दिन केशु सुबह उठने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसे बुखार महसूस हुआ। थर्मामीटर से नापा तो उसे तेज बुखार था। उसने सुनील को जगाया, लेकिन सुनील की बेरुखी बुखार से ज्यादा उसके मन की तपन बढ़ा गई। कुछ मरहम प्यार का बीमार तन और मन दोनों को ठीक कर देता है, लेकिन उपेक्षा ज्वर की तीव्रता को बढ़ा भी देती है। कुछ समय बाद सासू माँ केशु के कमरे में आई। थोड़ी देर रुककर बोली, सुनील, इसे इसके मायके भेज दे, इसके मायके वाले ही इसका इलाज करवाएंगे। सासू माँ के ये शब्द सुनकर केशु के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अविरल अश्रुधारा बहने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात में सुनील कमरे में आया और बोला, कल तुम्हें तुम्हारी माँ के यहाँ छोड़ आता हूँ। सुनकर केशु ने कहा, क्यों? सुनील ने कहा, वहीं तुम्हारा इलाज हो जाएगा और वहीं देखभाल भी हो जाएगी। तीर की तरह लगने वाले शब्द केशु के अंतर्मन को भेद गए। वो सोच रही थी, इस घर में वापस कदम रखना ही नहीं। वो रात भर सो नहीं सकी। देर तक सोने वाला सुनील अल सुबह उठ गया और केशु को साथ ले जाने की तैयारी करने लगा। सासू माँ के उल्हानों से आहत केशु का मन सुनील के व्यवहार से तार तार हो गया। केशु को यूं अचानक आया देख केशु की माँ आश्चर्यचकित हो गई। केशु की बेतहाशा रुलाई फूट पड़ी। सुनील की उपस्थिति ने संवादों को रोक रखा था, लेकिन भावों का अविरल प्रवाह बह चुका था। भावहीन सुनील कुछ समय पश्चात वहां से रवाना हो गया। केशु ने अपने मन का ज्वार हल्का किया। तन के ज्वर से ज्यादा उसके मन का ज्वार ज्यादा उफान ले रहा था। पूरे घर में मानो सन्नाटा पसर गया हो। हम भारतीय बेशक संस्कारों को आत्मसात किए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं हम इन्हें थोपना भी चाहते हैं। खासकर समाज का डर हमारे लिए हमारे अपनों से बढ़कर है। हम अपनी बेशकीमती वस्तु भी समाज की खातिर दांव पर लगा देते हैं। केशु को उसके माँ बाप ने यही समझाया, बेटा, कुछ कमी हर घर में होती है। हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी तो वहीं जाना। डॉक्टर को दिखाया। केशु को बुखार के साथ पता चला वो गर्भ से है। कहते हैं कुछ बंधन हम छोड़ भी नहीं सकते और उन्हें निभा भी नहीं सकते। केशु स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे में दूसरी जान का आ जाना उसे बेहद पीड़ादायक लग रहा था। केशु स्वस्थ हुई तो उसे उसके भाई के साथ उसकी ससुराल में भेजा गया। उम्मीद पर तो कायनात कायम है। केशु ने सोचा, मेरा नहीं तो नए मेहमान के आगमन से मुझे इस घर में स्थान मिल जाएगा। भावहीन सुनील को नए मेहमान के आगमन की कोई खुशी नहीं हुई। सिसकियां लेता केशु का मन उस बच्चे को ही दुनिया में नहीं लाना चाहता था, लेकिन जन्म और मृत्यु तो जीवन के अटल सत्य हैं। धीरे धीरे सासू माँ का शासन बढ़ता ही जा रहा था। सुनील की उपेक्षा भी केशु से छिपी नहीं थी। केशु का इस घर में अब दम घुटने लगा था। वो किसी भी कीमत में मायके जाना चाहती थी। वो अपना और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। गर्भवती केशु अपने भाई के साथ अपनी ससुराल आ गई। वहां जब अपने पति सुनील को ये खबर सुनाई तो सुनील की बेरुखी केशु को और आहत कर देती है। उसकी सास ने उसके आने के बाद कामवाली को भी हटा दिया। केशु की गर्भावस्था, ऊपर से घर का काम और सबकी बेरुखी केशु को अंदर तक झकझोर देती है। उसके सारे सपने कहीं खो गए। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी।
घर का सारा काम करते करते वो थक जाती थी। वो सोचती थी सुनील एक आवरण लेकर जन्मा है, भावहीन आवरण जिसमें प्यार का कोई स्थान नहीं। हम दोनों संग रहित साथी हैं जिसमें दोनों निर्मेश नत नयनों के साथ रात्रि बिता देते हैं। एक दिन बरसात में रात्रि को बारिश हुई और निशिकर ने दर्शन दिए। उस यामिनी को देख केशु झरोखे के पास जा बैठी। बारिश की सुगंध और झींगुरों की ध्वनि ने उसके मनोराज्य में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त कर दी। वो सोच रही थी आज सुनील से फैसला करवा कर रहेगी। उसने सुनील को उठाया। उस समय सुनील निद्रालोक की सैर कर रहा था। केशु ने कहा, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है यहाँ। आप मुझे अपने होने वाले बच्चे की खातिर ही मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। सुनील ने कहा, सुबह माँ से बात करेंगे। और वो सो गया। चिरगमन के लिए प्रतीक्षित केशु भोर होने की प्रतीक्षा में रात भर सो नहीं पाई। केशु सुबह के नित्य प्रति कार्य कर रही थी, लेकिन उसे अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा तो उन्होंने कहा, ऐसी तबीयत तो इस समय में यूं ही चलती रहती है। थोड़ी देर बाद केशु का बदन बुखार से तपने लगा तो उसने सुनील से कहा। फिर केशु की सासू माँ आई और बोली, इसके इलाज के पैसे इसके मायके से मंगवा लो और कहो कि वो अपनी बेटी को ले जाएं। यहाँ कौन इसकी सेवा करेगा। केशु मानो चीख देकर कहने को आतुर कि मायके से मेरे इलाज के पैसे क्यों आएंगे, लेकिन वो कुछ विद्रोह ना कर सकी। सुनील की मूक सहमति उसका दर्द दोगुना कर रही थी। फिर सुनील ने अपनी माँ से केशु के जाने की बात की तो माँ ने कहा, इसको अभी छोड़ाओ, इसके मायके वाले ही इसका इलाज करवा लेंगे और वो ही इसकी डिलीवरी भी करवा देंगे। सुनील तो मानो रिमोट कंट्रोल रॉबोट हो जिसका रिमोट माँ के हाथ था। वो केशु को छोड़ने जाने की तैयारी करने लगा। बुखार से तपन और तार तार हुआ केशु का मन अपने आप को पूरा टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसका दिमाग शून्य हो गया और वो सुनील के साथ चल पड़ी। मायके पहुंचते ही केशु को यूं अचानक आया देख केशु की माँ का मन आशंकाओं से घिर गया। वो कुछ ना बोलते हुए स्थिति को भांप गई थी। सुनील के जाने के बाद केशु ने सारा हाल कह सुनाया और कहा, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। माँ ने आलिंगन करके बेटी को समझाया कि कोई राह निकालेंगे। समय अपनी गति से जा रहा था। केशु का अधीर मन एक प्रतीक्षा में कि सुनील लेने आएगा, लेकिन वो नहीं आया और केशु के माँ बनने का समय भी आ गया। कुछ एहसास दिलों के होते हैं। निशब्द का नाद होता है जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड ने संतानोत्पत्ति का कार्य स्त्री पुरुष के संयोजन से ही किया है। लेकिन जब केशु ने अपने समीप सुनील को नहीं पाया तो उसकी मां बनने की सारी खुशी काफूर हो गई। बेटा हुआ है। दर्द की अनंत गहराई को महसूस करके जब उसने सुना तो केशु के चेहरे पर सौंदर्यमयी मुस्कान आ गई। नवजात का आलिंगन सूखी भूमि पर अमृत की मानिंद प्रतीत होता है। सुनील और उसकी मां बेटे को देखने आए। केशु उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन जब दूरियां होती हैं संवादहीनता भी आ जाती है और कहने सुनने का जरिया भी खत्म हो जाता है। बेटे का नाम सृजन रखा था केशु ने। वो उसके साथ ही अपनी जिंदगी सृजित करना चाहती थी। 2 महीने का हो गया था सृजन तो केशु के माँ बाप ने केशु को ससुराल भेजना मुनासिब समझा। हालांकि केशु वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं रहना चाहती थी। फोन करके जब सुनील नहीं आया तो केशु ने सुनील से अलग हो जाना बेहतर समझा, लेकिन उसके पापा एक आखिरी सुलह करवाने के लिए अपनी बेटी को साथ ले गए। केशु बोझिल मन से अपने पापा के साथ अपनी ससुराल चली गई। अपने बेटे की खातिर वो जीवन से समझौता करना चाहती थी। अपने शुष्क हृदय को ममता से तृप्त करना चाहती थी। उसके पापा उसे ससुराल छोड़ आए। इतने बड़े घर में शादी होने के बावजूद केशु सारा काम हाथ से करती। नन्हा सृजन रोता रहता। सास ननद दोनों केशु के काम में हाथ नहीं बटाती, ना ही नन्हे सृजन को लेती। सुनील की उदासीनता केशु की तकलीफ को असहनीय कर देती थी। एक दिन सृजन की तबीयत खराब हो गई। केशु ने अपनी सासू माँ को बताया तो बोली,
सृजन के इलाज के लिए अपने मायके चली जाओ, वो ही इसका खर्चा भी उठा लेंगे। आहत केशु का मन सिसकियां भर रहा था। उसने कहा, ये इस घर का वारिस है तो इसका इलाज भी यहीं होना चाहिए। इस पर उसकी सासू माँ ने कहा, बहुत जबान चलती है सुनील, इसको अभी इसके घर छोड़कर आओ। केशु ने कहा, पर मेरा घर तो यही है। सुनील बोला, नहीं, तुम अपने घर ही रहो, अभी चलो। और सुनील केशु को ले गया। मायके पहुंचकर केशु ने अपने माँ बाप से कहा, मैं कभी उस घर में कदम नहीं रखूंगी, मेरा तलाक करवा दो। केशु के पापा ने अब यही बेहतर समझा और वकील से बात की। जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि हमें कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। ऐसे ही मझधार में खड़ी केशु को समाज की अवहेलना के साथ यहाँ भी सुनील की बेरुखी से भुगतना पड़ा। सुनील तलाक देने को भी तैयार नहीं था और रहना उसके साथ संभव नहीं था। संकोची केशवी ने हिम्मत से काम लेते हुए तलाक का फैसला अटल रखा। केस लड़ती रही और उसने एक स्कूल में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। नन्हा सृजन अपनी नानी के पास रह जाता। केशु स्कूल चली जाती। करीब 1 साल केशु का केस चला और अंततः फैसला केशु के पक्ष में हुआ। सुनील और केशु का तलाक हो गया। केशवी अपने बेटे के सहारे जीवन जीना चाहती थी। उसकी नीरस जिंदगी में वही आशा की किरण था। कहते हैं ये समाज भी हमें जीने नहीं देता। केशु के पास अब भी कोई रिश्ता लेकर आ जाता, मानो केशु कोई बेनाम चिट्ठी हो जिसे हर कोई पढ़ना चाहता हो। केशु ने साफ इनकार कर दिया कि वो अकेले ही जीवन जीना चाहती है, उसे दोबारा शादी नहीं करनी। एक दिन केशवी बाजार गई। वहां उसे एक चेहरा परिचित सा लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर एक परिचित आवाज आई, केशु तुम? अचानक समीर की आवाज सुनकर केशु की धड़कनें तेज हो गईं। वो उससे बचना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ने उसके दिल के तारों को झनकृत कर दिया। वो सहमी सी बोली, हाँ मैं केशु। तुम बहुत बदल गई हो, सब ठीक तो है? समीर ने पूछा तो केशु मानो वहां से भाग ही जाना चाहती थी, लेकिन उसने औपचारिकता दिखाते हुए कहा कि हाँ सब ठीक है। और वो जाने लगी तो समीर ने उसका फ़ोन नंबर मांगा। नंबर देकर केशु वहां से चल दी। उसने तो समीर की खैरियत भी नहीं पूछी और वहां से भाग ली। घर आकर वो सामान्य होने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रह रहकर उसके जहन में समीर का चेहरा घूम रहा था। समय का पहिया घूम रहा था। केशु का सुबह का समय स्कूल में और शाम सृजन के साथ व्यतीत होती थी, लेकिन एक खामोशी सी जिंदगी में पसर गई थी। वो सृजन के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी। एक दिन शाम को फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, हेलो केशु, मैं समीर, तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना मत कहना। संडे को किसी कैफे में मिलते हैं। केशु ने कहा, मुझे नहीं मिलना किसी से। समीर ने कहा, एक बार मिल लो, मैं इंतजार करूंगा। केशु ने फोन रख दिया, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिंदगी के जो जब भी मिलते हैं हलचल पैदा कर देते हैं। केशु उस फूल के समान हो गई जिस पर भ्रमर आ बैठा हो। वो उस भ्रमर को बुलाना भी चाहती है और उसे वो उड़ा भी रही है। रविवार का दिन था। सुबह फोन की घंटी बजी तो जैसे केशु के दिल की वीणा झंकृत हो गई हो। एक प्रतीक्षित फोन जिसकी केशु उम्मीद कर ही रही थी। मैं समीर, तुम शाम को आ रही हो ना कैफे में? केशु ने कहा, हाँ। कभी कभी दिल के जज्बात दिमाग पर प्रभावी हो जाते हैं, अतः बिना समय गंवाए केशु ने स्वीकृति दे दी। जख्म कितना भी गहरा हो, दिल कब तक अपने अंतस की अंतर्मुखी बातें खुद में छिपाए रहता। केशु ने समीर से मिलना ही बेहतर समझा। एक अरसे के बाद केशु ने अपने आप को दर्पण में निहारा, फिर करीने से तैयार होकर बेटे को अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। ठीक है बेटा, माँ ने कहा। दोनों नियत समय पर आ गए। समीर ने कॉफ़ी ऑर्डर की, फिर पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? केशु ने कहा, सब खत्म हो गया। मेरी लाइफ में तो एक बेटा है, अब सब कुछ वही है। कुछ डिटेल में बताओगी, मैं जानना चाहता हूँ, समीर ने कहा। मैं अतीत को भूल जाना चाहती हूँ, वर्तमान मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम बताओ अपनी लाइफ के बारे में। शादी नहीं की, समीर ने संक्षिप्त उत्तर दिया। क्यों?
केशु ने हैरानी से पूछा। प्यार अनंत है, फिर दिल जिसे चाहे, दिल को जो भा जाए, फिर चाहे लाख समरंगी समरूपी चीजें हों, पर दिल किसी अन्य को चाहता ही नहीं है। लंबे समय से अकेलेपन की आज जाकर समाधि टूटी, जब तुम्हारे द्वार पर आज दिल ने दस्तक दी है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम स्वीकार करो या अस्वीकार, मर्जी तुम्हारी है। कैसी बातें करते हो समीर, मैं तलाकशुदा, समाज से अवहेलित, तुम इतने बड़े अफसर और कुंवारे, तुम्हारे लिए तो लड़कियों की कतार लग जाएगी। फिर मैंने कहा कि मेरा भविष्य तो मेरा बेटा है, तुम नए सिरे से अपनी वैवाहिक जिंदगी शुरू करनी चाहिए। तुम मेरे साथ अपना भविष्य क्यों खराब करना चाहते हो? केशु ने लंबी सांस भरते हुए कहा। बात दिलों की है, निशब्द के नाद की है, अनंत की अनंत से पुकार है। इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? मानता हूँ और समझता भी हूँ कि तुम्हारी शादी का अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम तो नहीं। एक नई शुरुआत करनी ही पड़ती है। हर काली रात के बाद उजली सुबह आती है। एक नूतन सवेरा तुम्हारे सामने बाहें फैलाकर खड़ा है। मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव प्रतीक्षारत रहेंगे। समीर ने कहा। मुझे समय चाहिए। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हूँ। मैं सृजन का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती, केशु ने कहा। सृजन आज से मेरा बेटा है। मैं उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम विश्वस्त रहो केशु। समीर ने केशु का हाथ पकड़ लिया। वो उन हाथों को हमेशा के लिए अपने हाथों में लेना चाहता था। मुझे कुछ समय चाहिए, कहकर केशवी ने समीर से विदा ले ली। समीर आंखों से होजल होने तक उसे देखता रहा। घर आकर केशु ने सबसे पहले नन्हे सृजन को गले से लगाया और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो सोच रही थी कि ममता बेमानी नहीं हो सकती। वो अपनी खुशी की खातिर सृजन का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। कश्मकश में पलता केशु का मन और मन के कई हिस्से हुए जा रहे थे। एक तरफ ममता का आंचल, एक तरफ समाज और एक तरफ मृदु समीर का आर्द्र स्पर्श जो उसे पुकारता है। समीर का अनंत प्यार, अनंत इंतजार छू लेता है केशु के मन को। इसी ऊहापोह में उसकी नींद लग जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तो वही कुरुक्षेत्र बना उसका मन सब पहलुओं को विचारने लगा। उसके अंतस की आवाज आई कि समाज को तो मुझे दरकिनार कर ही देना चाहिए, बल्कि मुझे एक सुरक्षा कवच मिलेगा। सृजन को भी एक पूर्णता मिलेगी। सुनील जैसे व्यक्ति के लिए क्या अफसोस, जैसे अपनी कटी पूंछ के लिए नहीं रोती गोदिका, जानती है नियत है उसका पुनः बढ़ जाना। ऐसे ही मुझे सारे असमंजस त्याग कर समीर को हाँ कर देनी चाहिए। नित्य प्रति के काम निपटाकर केशु स्कूल चली गई। वहां भी उसका मन एक बेचैनी महसूस करता रहा। शाम को जब घर लौट कर आई तो उसने सोचा अपने माँ पिताजी से बात कर ली जाए। संकोची केशु ने हिम्मत जुटाकर सारी बात अपने माँ पिताजी को बताई तो माँ ने कहा, बेटा समीर हमारी बिरादरी का भी नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हारा एक फैसला हमारे परिवार की इज्जत धूमिल कर देगा। मगर केशु के पिता केशु का अकेलापन महसूस कर रहे थे। वो केशु की आंखों में समीर के लिए प्यार भी देख रहे थे। अतः उन्होंने कहा, जो लड़का केशु को इतना प्यार करता है, जिसने शादी ही नहीं की, वो हमारी केशु को जान से ज्यादा प्यार करेगा। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने केशु की माँ से कहा, रही बिरादरी की बात तो सुनील हमारे समाज का ही लड़का है, फिर भी उसने रिश्तों को नहीं समझा। रिश्ते और प्यार किसी जाति से नहीं बंधे, वो तो हर इंसान का अपना व्यक्तित्व है। हमें देर ना करते हुए अपनी केशवी का हाथ समीर के हाथों में सौंप देना चाहिए। केशवी की माँ को भी यही बात कुछ सही लगी। फिर कहा, सृजन का क्या होगा? तब केशु ने कहा, समीर ने कहा है सृजन आज से उसका ही बेटा है। सुनकर केशवी की माँ का मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया। वो अपनी बेटी की वीरान जिंदगी में बाहर देखना चाहती थी। अगले दिन सुबह केशवी के पापा समीर से मिलने गए। समीर की सौम्यता और व्यवहारिकता केशु के पिता के दिल को छू गई। उन्होंने कहा, समीर मैं अपनी केशु का हाथ आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ।
समीर ने कहा, आज मेरी चिर प्रतीक्षा खत्म हुई। केशु और सृजन आज से मेरे जीवन का हिस्सा हैं। केशु के पापा ने घर लौटकर सबको खुशखबरी सुनाई। लंबी उदासी के बाद एक बार फिर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सादगीपूर्ण तरीके से दोनों का विवाह हुआ। नन्हा सृजन भी विवाह का हिस्सा था। सुहाग सेज पर बैठी केशु समीर को अपने पास पाकर छुई मुई हुई जा रही थी। समीर ने कहा, अपने नाम के अक्षर पहन में तुम्हारा आलिंगन करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्षितिज की भांति था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तुम्हें पाकर आज मुकम्मल हुआ हूं मैं। केशवी ने कहा, काश हम पहले मिल पाते। समीर ने कहा, अतीत का कोई मलाल ना करो। कब किसको मिलना है यह हम तय नहीं करते। कुछ काम कुदरत अपने हाथ में ही रखती है। केशवी जैसे अपनी पूर्णता को प्राप्त कर गई हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।